वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। सो अभी कोरोना का टाइम है एंड आई होप यू ऑल आर फाइन वेयर यू आर स्टेइंग एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। सो as we know that we are facing pandemic from the last 1 year, but still I am hoping that you all are fine where you are staying. So without delay, let us start our topic. आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन तक कवर कर चुके हैं। जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन तक के पार्ट्स के वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल इजी एक्सप्लोर फार्मा पे विज़िट कीजिए और वहाँ देख कर आइए, या फिर हमारे वेबसाइट लिंक www.easyexplorefarma.online वो साइट पे जाइए, वहाँ पे भी आप लोग को सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक मेटाबॉलिज्म है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और रिवाइंड करते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया है। सो हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट आवर बॉडी डज टू द ड्रग। हम लोग कोई भी ड्रग को लेते हैं, हमारा बॉडी उस ड्रग पे क्या रिएक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे थे और वी कैन से दैट फार्माकोकाइनेटिक्स डील विद द 4 मैकेनिज्म। फर्स्ट इज द ए मतलब क्या होता था, एब्जॉर्प्शन, जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। इसी में बायो अवेलेबिलिटी भी बता दिया था। नेक्स्ट हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग को याद रखे थे ADME से करके, है ना, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ADM। आज हम लोग इसी M से डील करने वाले हैं कि M क्या है, कैसे ये फार्माकोकाइनेटिक्स में पार्टिसिपेट करता है और कैसे ये हमारे बॉडी में काम करता है। और E फॉर क्या होता है, एक्सक्रीशन, जिसको हम लोग लास्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि किसी ड्रग को हम लोग लेते हैं, लेने के बाद सबसे पहले अगर ओरल रूट से लिए हैं तो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन से होगा, क्योंकि वहाँ पे विली प्रेजेंट होती है जो कि हमारे सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होने के बाद ब्लड में जाएगा और ब्लड से जाने के बाद वो डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी में जाएगा। ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में स्टडी किए थे। ठीक है, डिफरेंट साइड्स ऑफ बॉडी के पास चला गया, जहाँ जहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है वहाँ चला गया, लेकिन उसको अब क्या होना होगा, मेटाबोलाइज होना होगा। क्यों मेटाबोलाइज होना होगा, ध्यान दीजिए, हम लोग जो भी ड्रग लेते हैं, मोस्टली ड्रग वो किस तरह के नेचर का होता है, लिपोफिलिक नेचर का होता है। ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही स्टडी कर लिए हैं कि जो भी ड्रग लिपोफिलिक नेचर का है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये भी पढ़े थे कि जो भी ड्रग अगर अनआयोनाइज्ड होगा, वही ड्रग हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा और वही ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन वो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया और अगर उसका मेटाबॉलिज्म भी हो गया, लेकिन अगर उसको हम लोग को एक्सक्रीशन करना है तो एक्सक्रीशन क्या बोलता है कि मैं लिपोफिलिक अनआयोनाइज्ड ड्रग को नहीं लूँगा, मुझे चाहिए तो कोई भी ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर का चाहिए। ये एक्सक्रीशन डिमांड ये करता है कि मुझे जो भी ड्रग चाहिए वो हाइड्रोफिलिक नेचर का ही होना चाहिए, तभी मैं उसको एक्सक्रीट करूँगा। अब हाइड्रोफिलिक नेचर का कैसे हो सकता है, हमारा ड्रग तो लिपोफिलिक था। सो टू कन्वर्ट आवर ड्रग्स फ्रॉम द लिपोफिलिक नेचर टू दिस हाइड्रोफिलिक वी आर परफॉर्मिंग दिस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है, इस लिपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है हमारे बॉडी का, इसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लोअर स्टडीज़ में हम लोग यहाँ तक स्टडी करके यहाँ पे पहुँचे हैं कि मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कोई भी फूड को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकालना, है ना। कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ पहले था। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की स्टडी नहीं कर रहे हैं, वी आर इन द फार्मा। सो वी आर स्टडिंग हियर द मेटाबॉलिज्म मीन्स, अगर मेटाबॉलिज्म का डिफिनेशन आता है तो आपको यही लिखना है, मेटाबॉलिज्म मीन्स
chemical alteration of the drug in our body. This is the chemical alteration of drug in the body. प्राइमरी साइट क्या होता है मेटाबॉलिज्म का? प्राइमरी साइट हमारा लीवर होता है. मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग जो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट होगा, उसकी कन्वर्जन कौन करेगा? दिस इज लीवर, जो उसकी कन्वर्जन करेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं. अब लीवर कन्वर्जन कर रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस लीवर और भी कुछ ड्रग हैं, जैसे कि हो गया हमारा किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, प्लासेंटा एक्सेट्रा. ठीक है. मेटाबॉलिज्म में देखिए मैंने यहाँ पे लिख के शो कर दिया है. मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व लिपिड सॉल्युबल और अनआयोनाइज्ड कंपोनेंट को वाटर सॉल्युबल और आयोनाइज्ड कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है. जो भी ड्रग लिए हैं लिपोफिलिक सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल है और लिपोफिलिक नेचर का है, उसको कन्वर्ट कर देगा वाटर सॉल्युबल में. जो भी ड्रग लिए हैं वो अनआयोनाइज्ड है होगा, तभी जाके वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, लेकिन अब हम लोगों को उसको आयोनाइज्ड करना है. मेन थिंग मेटाबॉलिज्म में हम लोग को लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल और अनआयोनाइज्ड कंपाउंड को हम लोग को आयोनाइज्ड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, ताकि हम लोग उसका इजीली रिमूवल कर पाए मेटाबॉलिज्म में. सो मेटाबॉलिज्म इज अ सपोर्टिव प्रोसेस फॉर द एक्सक्रीशन. मेटाबॉलिज्म के कारण ही हमारा एक्सक्रीशन हो पाता है. नेक्स्ट ये समझिए कि कोई भी ड्रग जो हम लोग लिए हैं, अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कर लेता है और वो ड्रग जाके प्लाज्मा से कंबाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है, तो क्या उसका एक्सक्रीशन इजीली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब वो पहले प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बन चुका है. अब उसका एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा. उसकी एक्सक्रीशन के लिए पहले हम लोगों को उसको फ्री फॉर्म में लाना होगा, तभी जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और तभी वहाँ से उसको मेटाबॉलिज्म करेंगे और तभी हम एक्सक्रीशन परफॉर्म कर सकते हैं. हालांकि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली हाइड्रोफिलिक नेचर से ही लेते हैं. ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द ड्रग क्या होता है? लिपोफिलिक होता है. सो वी हैव टू परफॉर्म दिस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट और इन ऑर्डर टू कन्वर्ट हाई लिपोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग इनटू द हाइड्रोफिलिक नेचर. ठीक है. जितना मैं बता रही हूँ नोट्स में, बस उतना पर ही फोकस करना है. ऐसा नहीं है कि एक वर्ड लिखा है उसको भी पूरा खा जाना है और पी जाना है. देख लीजिए. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. ये जो मेटाबॉलिज्म है उसमें देखिए ये ड्रग है फेज 1, फेज 2. इस मेटाबॉलिज्म को हम लोग 2 फेज में कन्वर्ट किए हैं और 2 फेज से हम लोग इसको स्टडी करेंगे. 2 फेज होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2. फेज 1 में देखिए क्या हो रहा है. जो भी ड्रग हम लोग लिए हैं लिपोफिलिक नेचर का है, उसको हाइड्रोफिलिक में करने के लिए पहले ड्रग फेज 1 में जाएगा. फेज 1 में जाने के बाद भी अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम लोग लिपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक फेज 1 में कन्वर्ट ही कर रहे हैं, तो फिर ये फेज 2 किस लिए है? देखिए फेज 1 में पूरी तरह से हाइड्रोफिलिक में चेंज नहीं हो पाती है ड्रग, और बहुत कम ही हो पाती है. तो हम लोगों को और भी जो ड्रग बचे कुचे हैं जो नहीं हो पाए हैं, या फिर जो पार्शियली कन्वर्जन हो पाए हैं हाइड्रोफिलिक में, उसको हम लोग अब कौन से फेज में लेंगे? फेज 2. ठीक है. तो दोनों का वर्क यही है कि इनएक्टिव मेटाबोलाइट को फेज 2 में चला जाएगा और फेज 2 का मेटाबोलाइट इनएक्टिव होके एक्सक्रीट हो जाएगा. ये देखिए किडनी में मैंने डिवाइड कर दिया है. ये ड्रग है. ड्रग हमारे जा रहा है, सॉरी नॉट किडनी, लीवर में डिवाइड कर दिया है. ये ड्रग हमारे लीवर में जाएगा. लीवर में जाने से फेज 1 परफॉर्म करेगा और फेज 2 परफॉर्म करेगा. फेज 1 को हम लोग जनरली फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि फेज 1 में मेनली 3 प्रोसेस होता है. पॉइंट टू बी रिमेंबर, मेनली 3 प्रोसेस होता है, बट हमारे और भी 2 प्रोसेस आएंगे, उसको बाद में हम लोग डील करेंगे, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आएगा. फेज 1 में 3 होंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, एंड फेज 2 में होंगे दैट इज कॉन्जुगेशन. फेज 1 को हम लोग फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और फेज 2 को हम लोग कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं. अब हम लोग आगे देखेंगे. देख लीजिए ये ड्रग जाता है किडनी में
ये फेज़ 1 को परफॉर्म करता है। जो भी बचे कुचे फेज़ 1 में हैं, जो अच्छे से कन्वर्जन नहीं हो पा रहे हैं, वो फेज़ 2 में जाएंगे, ठीक है। और फेज़ 2 से वापस से हमारा पूरी तरह से कन्वर्जन हो जाएगा और एक्सक्रीशन परफॉर्म हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखी हूँ जिससे फेज़ 1 के सारे रिएक्शन को याद कर सकते हैं। देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में एक बात और समझिए कि माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम? उसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ से दूंगी। यहाँ देखिए, दिस इज द एंजाइम्स विच इन्वॉल्व इन द फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस। माइक्रोसोमल एंजाइम हमारे SER में, लिवर में, किडनी में और इंटेस्टाइनल मिकोसा में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ ही लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हमारे साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिए, इस माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहीं नॉन माइक्रोसोमल कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड द साइटोप्लाज्मिक में, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे वापस आ जाइए। इस फेज़ 1 एंड फेज़ 2, फेज़ 1 को याद रखने का एक प्रोसेस है, वो है हमारा ऑर्किड में यहाँ पे O मीन्स ऑक्सीडेशन, R मीन्स रिडक्शन, C मीन्स साइक्लाइजेशन, H मीन्स हाइड्रोलाइसिस एंड D मीन्स डीसाइक्लाइजेशन। ध्यान दीजिए, ये दोनों आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए, यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। फेज़ 2 में माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स में देख लीजिए। देखिए, फेज़ 1 में दोनों प्रेजेंट था। फेज़ 2 में क्या हो रहा है कि कुछ में माइक्रोसोमल होगा और कुछ में नॉन माइक्रोसोमल होगा। जैसे ये भी समझ लीजिए कि फेज़ 2 में सिर्फ नॉन माइक्रोसोमल होगा एक्सेप्ट दिस ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जितने भी फेज़ 2 हैं सब में नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स है। फेज़ 2 के कौन से ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होता है? आपका आंसर होगा ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, इन विच ओनली माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट, नॉट नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके भी लिख दी हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, माइक्रोसोमल एंजाइम्स में ऑक्सीडेशन आएगा, रिडक्शन आएगा, ठीक है। वहाँ पे नॉन माइक्रोसोमल में जितने भी फेज़ 2 के हैं सारे आएंगे एक्सेप्ट दिस ग्लूकुरोनाइडेशन। मतलब हम लोग ग्लूकुरोनाइडेशन को नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स में नहीं रख सकते हैं। तो अब तो याद करना इजी होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, बोथ माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट। In phase 2 reaction, only non-microsomal enzymes present except glucuronidation conjugation, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि ग्लूकुरोनाइडेशन कॉन्जुगेशन में कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, तो वो है हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम्स, नॉट नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अब मैं एक बड़ा सा चार्ट दे रही हूँ, वो चार्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए यूज़ होगा। आइए मैं आपको वो दिखाती हूँ। देख लीजिए, ये हमारा है ऑक्सीडेशन, ये हमारा जो भी है ये है हमारा फेज़ 2, और ये इसके नीचे वाला है ये है हमारा फेज़ 1। इस दोनों चार्ट को लिख लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, जो करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन इसको आप अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेज़ 2 में ग्लूकुरोनाइड और प्लस कॉन्जुगेशन। देखिए कॉन्जुगेशन रिएक्शन एंजाइम्स एंड एग्जाम्पल। कॉन्जुगेशन रिएक्शन फर्स्ट में आएगा ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, इसमें ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। एग्जांपल्स पढ़ लीजिए। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन में एसिटाइल को ग्लाइसिन ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। उस तरह से ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, जिसको एसिटाइलेशन यहाँ पे होगा, इसमें भी हमारा एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज प्रेजेंट होगा। उसी तरह से यहाँ ग्लूटाथायोन ट्रांसफेरेज प्रेजेंट होगा। मिथाइलेशन में ट्रांस मिथाइलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। उसी तरह से फेज़ 1 रिएक्शन में देख लीजिए, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड बाय एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस. दिस इज कॉमन अमॉन्ग द ईस्टर एंड अमाइड. सब सारे के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. साइक्लाइजेशन मतलब कोई भी चेन को साइकिल में कन्वर्ट करना, और डीसाइक्लाइजेशन मतलब कोई भी साइकिल बना हुआ फॉर्म को वापस से रिंग स्ट्रक्चर में चेंज कर देना. ये हमारा दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म में, वो है एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स. देखिए ये दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए. देखिए एंजाइम्स इंड्यूसर मतलब कोई है जो एंजाइम्स को इंड्यूस कर रहा है. सपोज मैंने ये ड्रग लिया और ये हम लोगों का है एंजाइम्स, ठीक है, और ये हम लोगों का है कुछ इफ़ेक्ट और कुछ डिजीज़ जो हमारे बॉडी में है. सपोज हमारा बीपी जो है बढ़ा हुआ है, ठीक है, हार्ट है जिसमें बीपी बढ़ा हुआ है. तो अब ये ड्रग क्या करेगा, इस एंजाइम को इंड्यूस करेगा, ठीक है. यहाँ बीपी से नहीं, बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे सपोज एसिटाइल कोलिन, ठीक है. ये जो ड्रग है वो इस एंजाइम पर एक्टिवेट होगा, इस एंजाइम पे एक्ट करेगा और बोलेगा कि तुम अपने फंक्शन को इंक्रीज करो. अगर ये एंजाइम अपने फंक्शन को इंक्रीज करता है तो इस एसिटाइल कोलिन का जल्दी मेटाबॉलिज्म करेगा, क्योंकि सपोज ये एंजाइम हमारा है कोलिन एस्टरेज. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कोलिन एस्टरेज? कोलिन एस्टरेज और एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इज एन एंजाइम विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन और मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन. तो अब ये एसिटाइल कोलिन जल्दी जाके अब ये कोलिन एस्टरेज जल्दी जाके हमारे एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करने लगेगा, उसको मेटाबोलाइज करने लगेगा. तो इस केस में आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि इस केस में क्या ड्रग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाएगा और क्या हम लोगों को ज़्यादा डोज लेना पड़ेगा या फिर कम डोज लेना पड़ेगा. देख लीजिए. इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द अदर ड्रग इज नोन एज द एंजाइम इंड्यूसर्स. सो इसमें क्या होगा कि जो इफ़ेक्ट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. अब तो इफ़ेक्ट डिक्रीज ही होना है, क्योंकि ये जो एसिटाइल कोलिन है जितने जल्दी होगा उतने जल्दी इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा. तो जो इसको फंक्शन करना था वो अच्छे से नहीं कर पाएगा और हम लोग कह सकते हैं कि ये अपना टोटल इफ़ेक्ट जो है डिक्रीज कर देगा. देयरफॉर डोज ऑफ सच ड्रग शुड बी इंक्रीज. तो इस केस में डोज क्या होगा, बढ़ा देंगे. उसी तरह से उल्टा एंजाइम इनहिबिटर्स में देखिए. एंजाइम इनहिबिटर्स में मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करने के लिए कोई दूसरा ड्रग हमारे एंजाइम्स को बोलेगा, तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा मतलब ज़्यादा देर तक वो रह पाएगा. तो उस केस में हमारे ड्रग के डोज को डिक्रीज करेगा और उस केस में जो इफ़ेक्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, जो पोटेंसी मिलेगी हम लोग को वो ज़्यादा मिलेगी. सो एंजाइम इंड्यूसर्स के केस में हम लोगों को इफ़ेक्ट कम मिलता है, हमारे डोज बढ़ाना पड़ता है. वही सेम एंजाइम इनहिबिटर के केस में हम लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, उसके साथ ही डोज कम लेना पड़ता है. सो ये था हम लोगों का मेटाबॉलिज्म. तो ये शॉर्ट में मेटाबॉलिज्म है. दिस will help you in both competitive as well as your university exam. अगर आप लोग इस नोट को प्रिफर करते हैं तो भी अच्छे से याद रख सकते हैं, और नहीं तो मैंने यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक करके सारे नोट्स को एक्सप्लेन करके मेरे वेबसाइट में डाल दिया है www.easyexplorepharma.online. आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.